वापस से आप लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल पर, जिसमें हम कर रहे थे क्लास 12th की बायोलॉजी। और इसका हम फर्स्ट चैप्टर यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसका, फ्लावरिंग प्लांट्स का, वो हम खत्म कर चुके हैं। इसके बाद हम शुरू करने वाले हैं बहुत सारे बच्चों का सबसे पसंदीदा चैप्टर 10th तक। क्यों? क्योंकि ट्वेल्थ में आके ये चैप्टर थोड़ा और वास्ट हो जाता है। कौन सा चैप्टर है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो हम देखने वाले कैसे कैसे वो प्रोसेस होता है जिससे एक पूरा ही जीवित आदमी या औरत जो है वो इस धरती पर आ सकती है। इतना बड़ा प्रोसेस हो सकता है कि हाँ, एक पूरा ऑर्गेनिज्म ही इस धरती पर आ गया। प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो चलते हैं रिप्रोडक्शन में, एक पूरा बंदा या बंदी, मतलब समझ रहे हो ना, वो धरती पर आ रहा है। बहुत बड़ा प्रोसेस है ये, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस भी है। क्यों? लाइफ साइकिल को चलाने के लिए। तो ये चैप्टर मैंने ये क्यों कहा कि बहुत बोरिंग हो जाता है ट्वेल्थ में। 10th तक में लोगों को रहता है एकदम, हॉर्मोन्स उनके खुद के अंदर ऐसे होते हैं, ये चैप्टर को पढ़ने के बहुत उत्तेजित होते हैं वो। बट 12th तक आगे वो सब चीजें थोड़ी सी नॉर्मल होने लग जाती है, थोड़ी सी नॉर्मल। तो इस चैप्टर में थोड़ा सा इंटरेस्ट डाउन हो जाता है, और जो इसमें चीजें हैं वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग भी है और याद रखने में दिक्कत भी होती है, तो इसलिए भी थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। पर हम ट्राई करेंगे ज्यादा बोरिंग आपको ये ना लगे। तो पहली ही चीज जो आती है, पहली ही चीज जो आई है इधर, वो है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अच्छा, इस वीडियो के मैं टोटल 3 पार्ट्स बना रहा हूँ इस चैप्टर के। पहले पार्ट में मेल रिप्रोडक्शन पूरा देखेंगे, दूसरे में फीमेल वाला, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और थर्ड वाले में देखेंगे हम फर्टिलाइजेशन। और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो मैं देखूंगा, अगर टाइम लगेगा तो सेकंड में कर देंगे, वरना थर्ड में फिक्स करना पड़ेगा उसे। तो इन 3 पार्ट्स में वीडियो जो होने वाली है पहले ही बता दिया। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, टेस्टिस। टेस्टिस काउंट कितना होता है? 2 होता है, सबको पता है ना। अच्छा, अगली चीज क्या है? अगली चीज है हमारे पास इस टेस्टिस से जुड़ी हुई एक्सेसरी डक्ट। डक्ट्स मतलब रास्ता, गलियां, जिससे सीमेन जो है ट्रैवल करेगा। अगला क्या है? इस डक्ट्स को पार करने के बाद, इस डक्ट को पार करने के बाद कुछ एक्सेसरी ग्लैंड्स भी आ जाएंगी, ग्लैंड्स। और अल्टीमेटली जो चीज इसको कंक्लूड करेगी, जहां से सीमन जो है बाहर निकलेगा, वो है हमारा एक्सटर्नल जेनिटेलिया। हमारे से मतलब लॉन्डोगा। एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, इसको बोलते हैं पीनस। पेनिस लिखते हैं, बोलते पीनस है, ये याद रखना है, पीनस बोलते हैं। ठीक है, टीचर अगर कुछ पीनस बोले तो उसको करेक्ट मत करने लगा, सर पेनिस होता है, पीनस है। आगे आओ, आगे आते हैं टेस्ट चीज की तरफ, है ना, टेस्ट चीज की तरफ। अच्छा, टेस्ट चीज, आओ जरा एक बार जरा देख ही लेते हैं, है ना। कोई डायग्राम अगर मैं लाया हूं तो, लाया तो हूं। हाँ, ये रहा, ये देखो डायग्राम, पहले इधर देखो, ये रहे टेस्टिस। हाँ, ब्लैक चलाते हैं, ये रहे टेस्टिस। ठीक है, 2 होते हैं। तो फिलहाल सिर्फ इसकी बात करते हैं, ठीक है, इसी की बात करते हैं। आओ करें शुरू, पॉइंट वाइज लिखना चालू करते हैं टेस्टिस के बारे में। तो टेस्टिस में जो पहला पॉइंट हमको दिया हुआ है, ये क्या है? प्लेस्ड इनसाइड अ पाउच, ये याद रखना है, प्लेस्ड इनसाइड अ पाउच, साइड अ पाउच, एंड एंड सेपरेटेड, एंड सेपरेटेड, सेपरेटेड फ्रॉम बॉडी, फ्रॉम बॉडी बाय अ लूज टिश्यू, बाय अ लूज टिश्यू कवरिंग, टिश्यू कवरिंग। अच्छा, टिश्यू कवरिंग कॉल्ड, कॉल्ड क्रोटम, कॉल्ड क्रोटम। तो अंग्रेजी तो बोल दी, अब हिंदी भी बताते हैं। क्या है ये? टेस्टिस जो है ये ह्यूमन बॉडी से तो अलग है, मेल बॉडी से थोड़ा अलग लाई करते हैं। कैसे लाई करते हैं? एक लूज टिश्यू होता है जो इनको होल्ड करके रखता है, बॉडी से दूर रखता है। क्या नाम है उसका? स्क्रोटम। अच्छा, अभी स्क्रोटम की नीड क्या पड़ी? नीड क्या पड़ी? स्क्रोटम मेंटेन्स, स्क्रोटम मेंटेन्स, स्क्रोटम मेंटेन्स ऑप्टिमल टेम्परेचर, ऑप्टिमल टेम्परेचर, ऑप्टिमल टेम्परेचर को करता है। वो टेम्परेचर क्या है? 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लो देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। अच्छा, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री कम रखता है
फॉर फॉर मैक्सिमम स्पर्म प्रोडक्शन, फॉर मैक्सिमम स्पर्म प्रोडक्शन। तो स्पर्म की जो प्रोडक्शन है वो बहुत अच्छे तरीके से होती है, स्पर्म की जो प्रोडक्शन है वो बहुत अच्छे तरीके से होती है। इसके बाद क्या दिया हुआ है इसमें, इसके बाद इसमें दिया हुआ है इसका लेंथ और इसका ब्रेथ। तो जरा इसकी जो लेंथ होती है, इसकी जो लेंथ होती है बच्चों, वो होती है 4 से 5 सेंटीमीटर। और इसकी जो विड्थ होती है, कि जो विड्थ होती है वो होती है 2 से 3 सेंटीमीटर। मेन जो पॉइंट आपको याद रखना है उसमें ये है और ये है। ये टेस्टिस के बारे में कुछ थ्योरेटिकल डिटेल। अब और क्या दिया हुआ है उसके बारे में बताते हैं वापस से। टेस्टिस, वापस से टेस्टिस। अच्छा, अब यहाँ पर एक लाइन पे गौर करना जो मैं लिख रहा हूँ, ये एरो, और यहाँ मैंने एक पॉइंट लिखा, ईच टेस्टिस कंटेन, ईच टेस्टिस कंटेन। एक टेस्टिस की बात कर रहे हैं ना, एक टेस्टी में क्या होता है, एक टेस्टिकल में क्या होता है, 250 टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स होते हैं, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स होते हैं एक टेस्टी में। तो दोनों में कितने होंगे, मिल गया 500। तो अब इन ईच टेस्टिकुलर लॉब्यूल, नेक्स्ट लाइन, यहां से वापस से एरो लेके गए और नेक्स्ट लाइन लिखी हमने, ईच लॉब्यूल कंटेन, ईच लॉब्यूल कंटेन। अब एक लॉब्यूल में क्या है ना, एक लॉब्यूल में क्या है के बारे में लिखते हैं, ईच लॉब्यूल कंटेन 1 2 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। गौर करना, एक टेस्टी में 250 कितने टेस्टिकुलर लॉब्यूल, एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हो सकते हैं। तो 250 में कितने होंगे, 250 इंटू 3 कर लो, अगर हम मैक्सिमम काउंट लें, 3, 750 एक टेस्टिकल में, इंटू 2 कर लो तो दोनों का निकल जाएगा 1500। तो मतलब 1500 टोटल कितना है, 1500 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, 500 टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स हैं, 2 टेस्टी। ठीक है, टोटल काउंट लिख देना बाद में, ठीक है, 1500, 500 और 2। अब ये एक एक जो ये टेस्टिकुलर लॉब्यूल है उसकी बात करते हैं, मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की। ईच ट्यूब्यूल कंटेन्स 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। अब ये 1 से 3 है ना, तो एक काम करें, ये अलग अलग लेते हैं, यहाँ से ऐसे एक एरो लेके जाते हैं, यहाँ से ऐसे एक और एरो लेके और लिखना चालू करते हैं। यहाँ पॉइंट लिखता हूँ, ईच ट्यूब्यूल कंटेन 2 टाइप ऑफ सेल, कंटेन 2 टाइप ऑफ सेल। अब ये 2 टाइप के सेल कौन कौन से हैं जी ना, सबसे पहले आते हैं मेल जर्म सेल, मेल जर्म सेल। पहला है मेल जर्म सेल। ये क्या काम करते हैं इसके बारे में लिखते हैं, मेल जर्म सेल क्या कहते हैं, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, स्पर्म की प्रोडक्शन करते हैं मेल जर्म सेल। दूसरे होते हैं हमारे पास सर्टोली सेल्स, दूसरे हमारे पास हैं सर्टोली सेल्स। ये क्या करते हैं, प्रोवाइड न्यूट्रिएंट, प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू स्पर्म। ये उस स्पर्म को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, कौन, सर्टोली सेल्स। और मेल जर्म सेल्स क्या करते हैं, प्रोडक्शन करवाते हैं स्पर्म। तो ये टेस्टिस से रिलेटेड हमारे पास सारा जो डेटा गिवन है वो इधर लिख दिया, वो इधर लिख दिया, स्पर्म, ये सर्टोली सेल्स। अच्छा, आगे क्या है इधर बात करते हैं मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स की और पाथवे की। तो इधर जरा डक्ट्स लिख देते हैं सारी। सबसे पहला हमारे पास है, हाँ इधर दिखाते हैं, यस चलो पहले लिख देते हैं फिर दिखाएंगे। सबसे पहला डक्ट है रीटा टेस्टिस, एकदम टेस्टिस के पास है। फिर है हमारे पास वासा एफरेंशिया, वासा एफरेंशिया। फिर है हमारे पास एपीडी टाइमिस, एपीडी टाइमिस। फिर है हमारे पास वास डेफरेंस, वास डेफरेंस। ये 4 हैं हमारे पास। अब जरा पाथवे देख लेते हैं, पाथवे देख लेते हैं, पाथवे की बात कर लेते हैं, आओ जरा।
शुरू कहाँ से करते हैं? टेस्टिस से शुरू करते हैं। टेस्टिस के बाद जो आगे जाएगा, तो आगे क्या है? उसके बाद आएगा रीटा टेस्टिस। रीटा टेस्टिस। रीटा टेस्टिस से आगे, रीटा टेस्टिस से आगे क्या आएगा? वास एफरेंशिया। वासा एफरेंशिया। वासा एफरेंशिया। वासा एफरेंशिया के बाद आएगा हमारा, यहाँ गौर करना, एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस ये, और एपिडिडाइमिस के आगे आएगा हमारा, यहाँ लिख देते हैं वास प्रिंस। हाँ, कहाँ गया, कौन सा कलर लें, ये देते हैं। हाँ, आएगा वास डेफरेंस। वास डेफरेंस। वास डेफरेंस के आगे यहाँ पर आएगा हमारे पास हमारा इजैकुलेटरी डक्ट, मतलब यहाँ से इजैकुलेशन होएगा। इजैकुलेटरी, या इधर से हटाओ इसे, थोड़ा सा और पीछे से लिखना पड़ेगा। हम्म हम्म, हम्म, यहाँ लिखते हैं। हाँ हाँ, हट, ये लिखते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। और इजैकुलेटरी डक्ट के बाद एट द एंड हमारे पास यहाँ क्या आएगा? इसमें आएगा यहाँ यूरिथ्रा। तो कैसे? टेस्टिस से निकल के, टेस्टिस से निकल के रीटा टेस्टी, वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, इजैकुलेटरी डक्ट और यूरिथ्रा पर आकर सीमेन जो है इसके आगे रिलीज आउट हो जाता है। तो ये पूरा पाथवे है जो स्पर्म जो है ट्रैवल करता है। एक बार जरा डायग्राम में आपको पूरा दिखा देते हैं। डायग्राम में आपको दिखा देते हैं, इधर वापस से हटाते हैं, इधर आओ। ये रहे टेस्टिस, है ना? यहाँ पर जरा देखो, पहले शीशे वो भी बताते हैं। हाँ, वासा एफरेंशिया, ये देखो रीडा टेस्टी एकदम टेस्टिस के पास है, फिर वासा एफरेंशिया है, फिर एपिडिडाइमिस है, और फिर यहाँ देखो एकदम कहाँ ऊपर जाके वास डिफरेंस है, और फिर आगे जाकर यहाँ पर क्या आएगा हमारा? यूरिथ्रा आएगा। इजैकुलेटरी डक्ट है यहाँ से, और फिर आगे यूरिथ्रा है, और फिर यहाँ से बाहर निकल जाएगा। इतना आपको पता चल चुका है वहाँ वहाँ तक। ठीक है, आगे आते हैं। और क्या बातें हैं इसमें आगे? और आगे क्या बातें हैं बता देते हैं। मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स की बात करनी है। मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स की बात करनी है। तो एक्सेसरी ग्लैंड्स हमारे पास क्या क्या है? सबसे पहले हमारे पास सेमिनल वेसाइकल। सेमिनल वेसाइकल, बल्बो यूरिथ्रल। बल्बो यूरिथ्रल, तो ये दो हमारे पास है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स। अच्छा, अब इसमें क्या होता है? ये सब क्या है? इन सब के इंपॉर्टेंट पोर्शन जो है, दीज ग्लैंड सिक्रीशन, दीज ग्लैंड्स सिक्रीशन, these glands secretion is rich in, is rich in फ्रक्टोज यानी शुगर, फ्रक्टोज, प्रोटीन, ये सब इसमें होता है। प्रोटीन, कार्ब्स एक्सेट्रा, मेन इसमें फ्रक्टोज है। फ्रक्टोज, और इसी की वजह से जो सीमेन होता है उसका थोड़ा सा टेस्ट जो स्वीटर हो सकता है ना, अगर आपके अंदर कोई बैड हैबिट नहीं है तो। और इन सब का ये होता है। और बल्बो यूरिथ्रल का पूछा जाता है पेपर में। बल्बो यूरिथ्रल, बल्बो यूरिथ्रल ये क्या करता है? बल्बो यूरिथ्रल का इंपॉर्टेंस जो है वो ज्यादा पेपर में आता है। बल्बो यूरिथ्रल, यूरिथ्रल्स सिक्रीशन, बल्बो यूरिथ्रल्स सिक्रीशन हेल्प्स इन, हेल्प्स इन हेल्प्स इन ल्यूब्रिकेशन ऑफ पेनिस। ये हाँ, बार बार सेम। ओके, ये ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करता है पीनस के, ल्यूब्रिकेशन ऑफ पेनिस, ताकि पेनिट्रेशन जो है वो आसान हो सके, पेनिट्रेशन जो है वो आसान हो सके। अच्छा, एक पॉइंट मेरे को और जो याद आया है, वो एक काम करता हूँ मैं इधर ही बताता हूँ, क्योंकि इधर तो शायद जगह नहीं छोड़ी मैंने, वरना मेरे को इधर बताना था। एक काम करते हैं, इधर बताते हैं, इधर जगह है। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल तक बताया था। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जो आउटसाइड स्पेस है, आउटसाइड ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनी
पेरस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस, कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस, नाम याद रखना, इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस उसे कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। अब ये इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या होते हैं? दे हैव इंटरस्टिशियल सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स एंड लेडिग सेल्स, लेडिग सेल्स। अच्छा, अब ये लेडिग सेल्स आते हैं। अब ये लेडिग सेल्स का वो क्या है यूज, वो भी जानते हैं। हेल्प इन सिक्रीशन ऑफ, हेल्प इन सिक्रीशन, सिक्रीशन ऑफ मेल हार्मोन एंड्रोजन, मेल हार्मोन क्या है? एंड्रोजन। जो एंड्रोजन मेल हार्मोन है, जो क्या करता है, जैसे क्या कहते हैं, एंड्रोजन क्या कहता है, एक स्टिमुलस देता है स्पर्म की प्रोडक्शन के लिए, तो इसलिए वो मेल हार्मोन कहलाता है। अच्छा, अब लेडीज सेल्स तो बैठा लिए, अब हमारे पास दो और हार्मोन्स आते हैं। जब मैंने पढ़ाया था केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, दो हार्मोन्स बताए थे, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मैंने तब बताया था कि जो इनका यूजेस है वो मैं इधर भी बताऊंगा, तो मेरा इधर बताने का टाइम जो है वो आ गया है। जो LH होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एक्ट ऑन लेडिग सेल्स। जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो लेडिग सेल पर एक्ट करता है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, तो FSH का एक्ट करता है सर, FSH भी लिखते हैं। FSH एक्ट ऑन, एक्ट ऑन FSH एक्ट ऑन वो सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स। तो देखो दोनों का काम कैसे चल रहा है। LH जब तक बनेगा, LH जब तक निकलेगा, तब तक लेडिक सेल्स क्या करेंगे, है ना, LH जब तक लेडिक सेल्स पे लगेगा, लेडिक सेल्स क्या करेंगे, एंड्रोजन सीक्रेट करेंगे। एंड्रोजन का सीक्रेट करने से स्पर्म की प्रोडक्शन के लिए सिग्नल जाएगा और स्पर्म प्रोडक्शन चालू होएगा मेल जर्म सेल्स के थ्रू। और जैसे ही ये वाला काम चालू हुआ, FSH क्या करेगा, FSH लगेगा सर्टोली सेल्स पे। ये सर्टोली सेल्स है, FSH लग रहा है सर्टोली सेल पे, क्या बोल रहा है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर उसे, ताकि वो जो है हेल्दी रहे, हेल्दी रहे, हेल्दी रहना जरूरी है। हेल्दी रहा, बन गया, आगे क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, कहाँ गया वो, टेस्टी से कहाँ निकल गया, रीटा टेस्टी से वासा एफरेंशिया, वासा एफरेंशिया से एपिडिडाइमिस। वास्ट डिफरेंस, वासा एफरेंशिया में वो स्टोर होते हैं, वासा एफरेंशिया में वो स्टोर होते हैं। इधर एक बार दिखा देते हैं आपको, वासा एफरेंशिया में वो स्टोर होते हैं। कहाँ गया, ये रहा वासा एफरेंशिया, इधर वो स्टोर होते हैं वासा एफरेंशिया में, यहाँ के स्टोर होते हैं वो। जब भी इजैकुलेशन का स्टिमुलस आएगा तो वो जो है रिलीज हो जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ देखो, इंटरस्टिशियल सेल्स आपको दिख गए होंगे, इंटरस्टिशियल सेल्स, है ना, सर्टोली सेल्स भी आपको दिख गए होंगे, ये रहे सर्टोली सेल्स, ये रहे सर्टोली सेल्स। तो ये दो यहाँ दिखाने थे। स्पर्मेटोगोनिया स्पर्मेटोजोआ की बात अब करने जा रहे हैं, अब करने जा रहे हैं। पहले हम मेल जेनिटेलिया खत्म करते हैं, यानी पीनस की बात खत्म करते हैं। तो ये क्या है, मेड अप ऑफ टिश्यू। तब लॉन्डो को तो पता है वहां पर हड्डी तो होती नहीं, पीनस कह रहा हूँ, तो वहां क्या होता है, मेड अप ऑफ टिश्यू, टिश्यू कॉल्ड, टिश्यू कॉल्ड, जिसे कहते हैं इरेक्टाइल टिश्यू। वही इरेक्टाइल टिश्यू उसको जो है स्टिमुलस देता है इरेक्शन का। इरेक्टाइल टिश्यू की बात हमने यहाँ कर दी। और इट्स इट्स ओपनिंग, इट्स ओपनिंग कॉल्ड ग्लांस पेरिस, इट्स ओपनिंग कॉल्ड, इसकी ओपनिंग का नाम याद रखना है, कॉल्ड, देखो, कॉल्ड ग्लांस पेनिस या ग्लांस पीनस, मैं पेनिस ही बोलता हूँ वैसे तो इसे, बट होता होता तो ये पीनस है। हाँ, ग्लांस पीनस एंड कवर्ड फ्रॉम, कवर्ड फ्रॉम स्किन कॉल्ड पोर स्किन, फ्रॉम, जैसे हटाओ से, कवर्ड फ्रॉम स्किन, स्किन कॉल्ड डायरेक्ट ले देते, चलो, स्किन कॉल्ड फोर स्किन। तो जो फोर स्किन होती है उससे ये जो ग्लांस पेनिस है, मतलब पेनिस का जो टिप है ना, इट्स ओपनिंग या इट्स टिप लिख देते हैं, थोड़ा सा यहाँ से रिरेज करके, उससे थोड़ा सा आपके लिए भी आसान बनेगा समझना। इसे भी हटाओ, यहाँ पूरा लिखते हैं दोबारा, इट्स टिप कॉल्ड, इट्स टिप कॉल्ड ग्लांस पेनिस विच इज कवर्ड फ्रॉम अ स्किन कॉल्ड फोरस्किन, जो कि मूवेबल होती है। इधर दिखाने की जरूरत है, चलो दिखा देते हैं, थोड़ा सा दिखा देते हैं। ये है अपना पीनस, और इसी के अराउंड एक स्किन होती है जो ऐसे इसके ऊपर होती है, ऐसे इसके
ऊपर होती है जस्ट, और ये जो है यहाँ से मूवेबल होती है ऑलमोस्ट यहाँ तक। तो ये होता है हमारा, ये क्या है, ये जो टिप है, ये जो टिप है, ये क्या है, ग्लांस पीनस। और ये जो ऑरेंज से इसके ऊपर जो स्किन आएगी वो है फोर स्किन, जो कि मूवेबल है, जो कि मूवेबल है। ठीक है, ये आपको बना के दिखा दिया। अब आते हैं अगले टॉपिक पर, जो कि है स्पर्मेटोजेनेसिस, विच इज नोन एज द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। तो स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ से शुरू होते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की शुरुआत होती है स्पर्मेटोगोनिया से। तो हमारे टेस्टिस में स्पर्मेटोगोनिया के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, स्पर्मेटोगोनिया के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब इन स्पर्मेटोगोनिया के सेल्स में होता क्या है, उनमें हमको एक प्रोसेस देखने को मिलता है। इसके बाद स्पर्मेटोगोनिया के सेल्स किसमें बनते हैं, ये बनते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में, ये कन्वर्ट हो जाते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में, स्पर्मेटोसाइट्स में। अब इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में, इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में एक और प्रोसेस होता है। इस एक और प्रोसेस से अब क्या बन जाते हैं, अब ये बन जाते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में एक और प्रोसेस होता है, और ये बनता है एट द एंड आपके यहाँ स्पर्मेटिड, यानी स्पर्मेटोगोनिया। इन स्पर्मेटोगोनिया तो हो गया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और स्पर्मेटोजोआ। हाँ, स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ, ये स्पर्मेटोजोआ बनता है। अब इस स्पर्मेटोजोआ में एक और प्रोसेस होता है, और एट द एंड हमारे पास आता क्या है, आता है हमारे पास स्पर्मेटिड। मैंने उल्टा लिख दिया आई गेस, स्पर्मेटोजोआ इधर आएगा, ये आई गेस मैंने उल्टा लिख दिया, मेरे को याद नहीं आ रहा, आई गेस हाँ उल्टा ही लिखा है मैंने। तो इधर हमारे पास स्पर्मेटोजोआ था, स्पर्मेटोजोआ, तो स्पर्मेटिड है, हाँ, बार बार गलती हो रही है, स्पर्मेटिड है इधर, अब नहीं हुई, स्पर्मेटिड्स हैं। और स्पर्मेटिड से क्या बनता है, स्पर्मेटोजोआ बनता है, स्पर्मेटोजोआ बनता है एक और प्रोसेस के बाद, स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ सबसे छोटी फॉर्म ये हो गई। अब ये प्रोसेस को लिखते हैं, जितने भी हैं, जितने ये प्रोसेस हैं इन सबको लिखते हैं। तो स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है माइटोसिस के थ्रू, माइटोसिस के थ्रू, ठीक है। प्राइमरी से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है मियोसिस 1 के थ्रू, मियोसिस 1 के थ्रू। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड बनता है मियोसिस 2 के थ्रू, मियोसिस 2 होती है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में, और फिर वो स्पर्मेटिड बनते हैं। और एट द एंड स्पर्मेटोजोआ बनता है डिफरेंशिएशन के थ्रू, डिफरेंशिएशन के थ्रू, ये हो गया डिफरेंशिएशन के थ्रू। अच्छा, ये भी हमने बता दिया। और क्या बता सकते हैं हम इसमें, इधर आते हैं। तो इसको ज़रा फिलहाल डिवाइड करते हैं, तो ज़रा फिलहाल डिवाइड करते हैं, और कुछ और बातें भी आपको बताते हैं इसके बारे में। एक प्रोसेस में आपको डिफरेंशिएशन बताते हैं, इधर नहीं उधर बता, परम्योजेनेसिस, परम्योजेनेसिस, जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, परम्योजेनेसिस एंड परमिएशन दोनों, और स्पर्मेटोजेनेसिस, परमिएशन, परमिएशन, परम्योजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस तो आपको बता दिया क्या है, कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटोगोनिया टू स्पर्मेटोजोआ इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि प्राइमरी ऑप्शन है, जो कि प्राइमरी है। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ क्या, स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड्स का ट्रांसफर किसमें, टू स्पर्मेटोजोआ, टू स्पर्मेटोजोआ इज कॉल्ड परमियोजेनेसिस, इसे कहते हैं हम परमियोजेनेसिस। यानी कि जो सबसे एंड वाला डिफरेंशिएशन वाला प्रोसेस है, उस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। और परमिएशन क्या होता है, रिलीज ऑफ स्पर्म, रिलीज ऑफ स्पर्म, कहां से, स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस, यानी अब उसका एक्सेसरी डक्ट्स में पाथ चालू हो चुका है, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस इज कॉल्ड, उस प्रोसेस को कहते हैं क्या, उस प्रोसेस को कहते हैं परमिएशन, उस प्रोसेस को कहते हैं परमिएशन। तो ये आपको तीनों में डिफरेंस क्या पता चल गया, रिपीट करते हैं एक बार।
फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया इज नोन एज दी स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस क्या है? ट्रांसफर ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम स्पर्माटिड is known as a spermiogenesis and the release of sperm from the testes is known as the spermiation, known as the spermiation। अच्छा, अब जरा इधर स्पर्म से रिलेटेड बात करते हैं। एवरेज मेल रिलीजेस, एवरेज मेल रिलीजेस 200 to 400 million, 200 to 400 million sperm in form of semen, in form of semen, semen per coitus। यानी जब एक बार coitus होएगा और ejaculation होएगा तो जो सीमेन रिलीज होगा उसके अंदर स्पर्म का काउंट क्या होगा? 200 to 400 मिलियन, 200 to 400 मिलियन स्पर्म काउंट होगा। तो आप सोचो एक स्पर्म लगता है एक बच्चे को जन्म देने के लिए, तो आपका एक बार के इजैकुलेशन में जितने स्पर्म्स हैं अगर उन्हें जो है सारों को ओवा मिल जाए तो आप 400 मिलियन बच्चों को एक आदमी एक बारी में ही जन्म दे देगा। एक बारी में एक आदमी 400 मिलियन बच्चों को जन्म दे देगा एक क्वाइटस के रिलीज किए हुए स्पर्म्स को अगर ओवा दे दिया जाए। तो अब इससे आदमी लोग चेक कैसे कर सकते हैं कि हाँ हम हेल्दी हैं या नहीं, हम हेल्दी हैं या नहीं, वो कैसे चेक करेंगे? क्राइटेरिया ऑफ हेल्दी स्पर्म, है ना, क्राइटेरिया ऑफ हेल्दी स्पर्म, ऑफ हेल्दी स्पर्म। तो अब हेल्दी स्पर्म के क्राइटेरिया की बात करते हैं तो हमारे पास दो क्राइटेरियाज है। तो पहला क्राइटेरिया ऑलमोस्ट 60%, ऑलमोस्ट 60%, कम से कम 60% ऑफ स्पर्म must have regular shape and size, regular shape and size। मतलब कि एटलीस्ट 60% स्पर्म्स तो ऐसे होने चाहिए जिनमें रेगुलर शेप और साइज दिखे। अच्छा, अगला क्राइटेरिया उसकी भी बात करते हैं। एटलीस्ट 40% ऑफ स्पर्म क्या करना चाहिए? तो विगरस मोटिलिटी, मतलब कि उनके अंदर मूवमेंट होनी चाहिए बहुत तेजी वाली। कितनों में? अगर आपके स्पर्म में 40% ऑफ स्पर्म जो है वो विगरसली मोटाइल है, मतलब बहुत तेज मूव कर सकता है, तो आप हेल्दी हैं। या 60% अगर आपके स्पर्म जो है वो रेगुलर शेप और साइज जैसा है तो भी आप हेल्दी हैं। अच्छा, जाते जाते एक बार जरा स्पर्म के डायग्राम पे नोटिस मार लेते हैं। अगर मैंने यहाँ लाया हूँ तो, हाँ लाया हूँ, आओ ये सब बाद में है। पहले ये देखो, इसका ये हेड, ये इसकी नेक और ये इसकी टेल, जिसको मूवमेंट में हेल्प कराती है। ये जो है एनर्जी प्रोवाइड करती है क्योंकि इधर है माइटोकॉन्ड्रिया, एनर्जी सोर्स है ताकि ये स्विम कर सके। ऊपर जो है पूरा इसका डीएनए मटेरियल है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जाकर जो है किस पर, ओवा पर टच करती है। तो ये आज हमने पूरा यहाँ से, हमने यहाँ से पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझ लिया है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझ लिया है। ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो खत्म। नेक्स्ट टाइम हम लेकर आएंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसको अभी हम नेक्स्ट टाइम पूरा एंड करेंगे। वो बहुत वास्ट है, इससे भी ज्यादा उसमें टाइम लगेगा। थैंक यू सो मच।